अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और साथ आपको मैंने उसकी कुछ टाइप्स बताई थी कि आपके चैप्टर में सिंपल हार्मोनिक मोशन को कितने तरीक़ों से एक्सप्लेन किया जा सकता है। उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था मास अटैच टू अ स्प्रिंग, स्प्रिंग के साथ बंधा हुआ मास, उसकी मदद से हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्लेन करना था। उसके साथ मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, पेंडुलम की हरकत, जो सिंपल पेंडुलम होता है धागे के साथ एक गोली, धाती गोली बॉब को लटका के बनाया जाता है। उसके अलावा बॉल एंड बॉल सिस्टम्स। तो इन तीनों में जो सबसे पहले हमने डिस्कस करना है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द हेल्प ऑफ मोशन ऑफ ए मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मास की मोशन की मदद से सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्लेन करना है आज हमने। ठीक है, तो रिकॉल कर लें, कल मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की कि सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो आपके जहन में ये आ गया होगा, कल मैंने इसके मतलब क्या बताया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है उसमें नेट फोर्स और उसका डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, लेकिन उनकी जो पोजीशन होती है वो हमेशा मीन यानी कि वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द ही होती है। ठीक है, तो मोशन ऑफ ए मास अटैच टू अ स्प्रिंग, यानी कि एक स्प्रिंग के साथ जब आप एक मास को अटैच करेंगे, ये एक देखें मिसाल के तौर पे ये एक मास है, ठीक है, और ये एट ओ मतलब अपनी मीन पोजीशन पे पड़ा हुआ है, वस्ती पोजीशन पे पड़ा हुआ है, हरकत नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन आपने जब इसके ऊपर फोर्स लगाई, अब यहाँ पे फोर्स जीरो है और इसका एक्सटेंशन भी जीरो है, इसकी लेंथ भी जीरो है, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। लेकिन जब आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई तो इसकी एक्सटेंशन में इजाफा हुआ, इसके डिस्प्लेसमेंट में इजाफा हुआ, और जब आपने इसको छोड़ा तो वही फोर्स एक्ट एज अ रीस्टोरिंग फोर्स की सूरत में इसी मास के ऊपर उसने जो है वो क्या किया, एक्ट किया। तो यही स्प्रिंग जो है वो वस्ती पोजीशन ओ पे नहीं रुका, बल्कि वी बी पे रुक के रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस आके टू एंड फ्रो मोशन करता करता वो अपनी वस्ती पोजीशन पे रुकेगा। और ये टू एंड फ्रो मोशन, स्पेसिफिक मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को ही एक्सप्लेन करती है। ठीक है, तो इसको स्प्रिंग मास अटैच को हम लोग जो है वो हुक्स के कानून की मदद से भी जो है वो इसकी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। अब ये हुक का कानून क्या है, याद करें, आपने 7 चैप्टर जो था आपका 9th क्लास का 7 चैप्टर जो था प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसमें आपने हुक का एक कानून पढ़ा था, हुक्स लॉ पढ़ा था। ठीक है, किसी इलास्टिक एलिमेंट के अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, उसी हुक के कानून को यहाँ पे हमने इस तरीके से एक्सप्लेन करना है कि अगर एक मास को आप एक स्प्रिंग के साथ अटैच कर दें तो इट इज़ ए टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, ये ऑसिलेटरी मोशन की एक टाइप बन जाएगी। ठीक है, व्हेन वी स्ट्रेच और कंप्रेस, स्ट्रेच और कंप्रेस, जब आप एक स्प्रिंग को फैलाएंगे या कंप्रेस मतलब सुकेड़ेंगे, मतलब उसको कंप्रेस करेंगे स्प्रिंग को थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एक्स फ्रॉम मेन पोजीशन, इट एक्सर्ट ए फोर्स ऑन ए मास, यानी कि अगर आप एक स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मास को खींचेंगे तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी और वो फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स होगी जो स्प्रिंग को वापस वस्ती पोजीशन के गिर्द लेके जाएगा। ठीक है, अच्छा, हुक के कानून के मुताबिक यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब क्या, आप एक स्प्रिंग के ऊपर जब फोर्स लगाएंगे तो अगर आप ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, मतलब उसकी एक्सटेंशन लंबाई में ज्यादा इजाफा होगा। और जब आप कम फोर्स लगाएंगे तो उसकी एक्सटेंशन मतलब लंबाई में यानी कि डिस्प्लेसमेंट कम कवर करेगा और उसकी लेंथ में कम जो है वो फासला होगा। अब उसकी लंबाई थोड़ी कब होगी, ज्यादा कब होगी, ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो एक्सटेंशन ज्यादा हो जाएगी, कम फोर्स लगाएंगे तो एक्सटेंशन कम, यानी कि स्प्रिंग स्ट्रेच ज्यादा कब होगा, कंप्रेस या स्ट्रेच ज्यादा कब होगा, जब आप उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाएंगे, और कंप्रेस का और स्ट्रेच कम कब होगा, जब आप उसके ऊपर फोर्स कम लगाएंगे। ठीक है, हेयर एफ और एक्स एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों एक दूसरे के साथ यानी कि उनकी जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, बट उनकी जो पोजीशन है वो ऑपोजिट है। इस वजह से मैंने नेगेटिव साइन लगाया हुआ है, के कानून में ये नेगेटिव साइन उसको इंडिकेट करता है। ठीक है, अब इसमें आप देखें कि एफ और एक्स एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, माइनस एक्स, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स,
के क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसको स्प्रिंग कांस्टेंट का नाम दिया जाता है। हेयर एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये फोर्स पे डिपेंड करता है, फोर्स ज़्यादा लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा, फोर्स कम लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट कम होगा, ठीक है। एक्स से डिस्प्लेसमेंट, एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, और के क्या है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। और इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, के इज इक्वल टू, अगर इसी फार्मूले को आप जो है वो हल कर लें, सॉल्व कर लें, तो के बराबर आ जाता है माइनस एफ ओवर एक्स के, ठीक है। अच्छा, ये जो के की वैल्यू होती है, ये स्प्रिंग की स्टिफनेस, सख्तपन, स्प्रिंग कितना सख्त है, ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर स्प्रिंग बहुत ज़्यादा सख्त है तो के की वैल्यू ज़्यादा होगी, और अगर वो एक सॉफ्ट है, नरम सा स्प्रिंग है, तो उसकी वैल्यू थोड़ी होगी, स्मॉल होगी, ठीक है। अच्छा, सॉफ्ट स्प्रिंग जो है ना, उसकी एक्सटेंशन में ज़्यादा इजाफा होता है, और जो स्टिफनेस उसकी अगर ज़्यादा हो, सख्तपन हो, तो सारी बात है उसके जो उसकी एक्सटेंशन है, उसकी लंबाई है, उसका डिस्प्लेसमेंट है, वो कम कवर होगा अगर वो ज़्यादा स्टिफ है, ठीक है। न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक एफ बराबर किसके होता है, एम ए के। ये आपने कहाँ पढ़ा था, ये आपने चैप्टर नंबर 3 9th क्लास में पढ़ा था। एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ फॉर फोर्स, एम फॉर मास और ए फॉर एक्सेलेरेशन, ठीक है। अब इसी की कीमत हमने जो हमने पेशे के इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स पढ़ा था, तो एफ की कीमत यहाँ पे पुट कर दी, तो ये आ गया माइनस एम ए ओवर एक्स, ठीक है। तो अगर आपने एक्सेलेरेशन की कीमत निकालनी है तो उसको सोल्व किया, तो ए बराबर किसके आ गया, माइनस के ओवर एम एक्स, ठीक है। इन एस आई यूनिट माइनस के ओवर, इन एस आई यूनिट के ओवर एम will be equal to 1. That's why acceleration is directly proportional to the displacement of x, ठीक है। Here acceleration of the mass का जो acceleration है वो इसके डिस्प्लेसमेंट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन उसकी पोजीशन जो है, नेगेटिव साइन ये ज़ाहिर कर रहा है कि उसकी पोजीशन जो है वो किसकी जानब है, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन है, ठीक है। तो ये तो हुक्स के कानून के मुताबिक हमने इसकी डेरिवेशन की है। अब इसको एक्सप्लेन भी करना है, लेकिन उससे पहले आप एक नोट कर लें, ये नेगेटिव साइन जो इंडिकेट्स दैट डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड टू ऑपोजिट, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होते हैं, लेकिन उनकी पोजीशन क्या होती है, ऑपोजिट होती है। और नेगेटिव साइन यही ज़ाहिर करता है कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वे में होते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्लेनेशन में आप देखें वही डायग्राम मैंने दोबारा यहाँ पे बनाई है कि जब स्प्रिंग जो था जिसका मास एम है उसके साथ अटैच है, एक स्प्रिंग के साथ बंधा हुआ मास जिसका मास यानी कि उसको हम एम से ज़ाहिर करते हैं, वो अपनी वस्ती पोजीशन ओ पे रेस्ट पोजीशन में है, तो एक्स भी 0 है और एफ भी 0 है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप उसको उसकी मीन पोजीशन से डिस्टर्ब करके पोजीशन ए पे लेके आएंगे, तो उसके ऊपर एक फोर्स अमल करेगी, और वो फोर्स कहलाएगी रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन किताब में लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा जो होती है वो डायरेक्ट करती है टुवर्ड्स मीन पोजीशन, यानी कि रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा किस जानब होती है, मीन पोजीशन की जानब ही होती है। जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है, रीस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुशेस और पुल्स द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टुवर्ड्स मीन पोजीशन, यानी कि रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा जिस्म को पुश या पुल करती है टुवर्ड्स मीन पोजीशन, ठीक है, लेके आती है लाजमी। अब जब आपने उसको स्प्रिंग को खींचा, खींच के आप मास को एक्सट्रीम पोजीशन ओ पे लेके आए, तो जब आप उसको रिलीज करेंगे तो अब इसकी एक्सटेंशन में इजाफा हुआ ना, ये इसकी एक्सटेंशन है, लेकिन अब आप देखें एक्सटेंशन टुवर्ड राइट साइड है, लेकिन फोर्स जो रीस्टोरिंग फोर्स का अमल करेंगे वो टुवर्ड लेफ्ट साइड है। इसका मतलब है कि एफ और एक्स एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इनका जो नेगेटिव साइन है वो ये ज़ाहिर करता है कि इनकी पोजीशन ऑपोजिट होती है, इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। जब आप इसको रिलीज करेंगे तो ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स यही जो मास है ये मूव करता करता पोजीशन ओ पे आएगा। अब यहाँ पे उसने रुकना नहीं है। उसने क्यों नहीं रुकना, ड्यू टू इनर्शिया, क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और यहाँ पर आकर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो इनर्शिया की वजह से वो यहाँ पे रुकेगा नहीं, बल्कि वो अपनी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन बी पे पहुंच जाएगा। अब यहाँ पर ये इसका क्या है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। अब इसका डिस्प्लेसमेंट इस जानब है और इसकी फोर्स इस जानब लग रही है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ठीक है। तो कंप्रेस होके स्प्रिंग दोबारा फिर वस्ती पोजीशन ओ की जानब जाएगा। जब तक इसके अंदर
एनर्जी बाकी रहेगी तब तक ये मूव करता रहेगा। अब एक्सप्लेनेशन में अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आप देखें कि जब ये मास जो था वो ए से ओ की जानब मूव करता है, यानी कि ये यहाँ से मैंने छोड़ा तो ये स्प्रिंग जो है यहाँ से यहाँ तक जब मूव करेगा तो ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। एट पोजीशन ओ ये रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा? मास हैज मैक्सिमम वेलोसिटी, उसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी है, ठीक है। और इनर्शिया की वजह से यहाँ पे ये नहीं रुकेगा, ओ पे नहीं रुकेगा, बल्कि ये बी पे चला जाएगा, ठीक है। ये कहाँ चला जाएगा? बी की जानब मूव करेगा। अब बी की जानब जब ये मूव करेगा तो आप उसमें भी आप देख सकते हैं कि फ्रॉम पोजीशन ओ टू बी, वस्ती पोजीशन ओ से बी की जानब जाते हुए अब जब वो अपनी पोजीशन ए से ओ की जानब आया तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई, ठीक है। ए से यहाँ पे मैं आपको लिख के बताता हूँ, देखें जब वो ए से ओ की जानब आया तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई, ठीक है। जब वो पोजीशन ओ पे आया तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम थी, ठीक है। और जब वो ओ से बी की जानब मूव कर रहा है तो ओ से बी की जानब मूव करते हुए उसकी वेलोसिटी जो थी, इसकी वेलोसिटी वो डिक्रीज होगी। किसकी वजह से? रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से। और एट बी पर जाकर क्योंकि उसने रुक के वापस आना है, दैट्स वाई वहां पर उसकी वेलोसिटी चंद लम्हे के लिए जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो यही मैंने पार्ट वाइज बताया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब वो ओ से बी की जानब गया तो उसकी वेलोसिटी मास की डिक्रीज हुई, किसकी वजह से? रीस्टोरिंग। क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स की पोजीशन बेटा याद रखना, रीस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। रीस्टोरिंग फोर्स जहां मर्जी आप देख लें, रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की जानब ही होती है। आप ए की जानब लेके जाएंगे तो वो ए से ओ की जानब हो जाएगा रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से। आप बी पे लेके जाएंगे तो बी से ओ की जानब हो जाएगा रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से। पोजीशन बी पर उसकी वेलोसिटी जो है मास की जीरो हो जाएगी और रीस्टोरिंग फोर्स उसके ऊपर एक्ट करेगी और उसको दोबारा किसकी जानब लेके आएगा? टुवर्ड्स ओ। और जब तक उसके अंदर एनर्जी कायम रहेगी तब तक वो मोशन करता रहेगा, ठीक है। तो ये तो इसकी एक्सप्लेनेशन थी। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है किसी भी, अगर वो मास अटैच टू स्प्रिंग है तो उसका टाइम पीरियड हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। ये इक्वेशन है, आप देख लें बेटा। इसमें T इज इक्वल टी फॉर टाइम पीरियड, ये क्या है ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। टाइम पीरियड बराबर है 2 पाई m ओवर के, m फॉर मास ऑफ द स्प्रिंग एंड k फॉर स्टिफनेस और सॉफ्टनेस ऑफ द स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग कांस्टेंट। k फॉर स्प्रिंग कांस्टेंट, m फॉर मास और 2 पाई इंटू m ओवर k का अंडर रूट। ये दिस इज द इक्वेशन और फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा अच्छे तरीके से। अब इसकी जो सेकंड टाइप है, जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा उसमें हम लोग इसके बॉल एंड बाउल सिस्टम और सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ बॉल एंड बाउल सिस्टम एंड विद द हेल्प ऑफ मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।